हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, उसका दूसरा वीडियो है और ये प्रैक्टिस वीडियो है। हमने वर्ग 2 के जो CDP आई थी उसको हल करने का सिलसिला शुरू किया है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोग देखते तो वीडियो हो बट लाइक नहीं करते हो, तो लाइक में भी कंजूसी करते हो, लाइक भी कर दिया करो, वरना आप जब कोचिंगों पर जाओगे ना तो 10-5 हज़ार रुपये देते हो और इस प्रकार कंटेंट नहीं मिलता है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आपने मोटिवेशन बनाए रखा मेरा और लाइक किया और सब्सक्राइब किया तो जो है मैं लगातार आपके लिए ऐसी चीज़ लाता रहूँगा। तो ये जो पेपर है वो 2018, ठीक है, 18 फरवरी 2018 का है। 19 में जो हुआ था, लेकिन पेपर 2018 का है, ठीक है। लेकिन जो पेपर हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 2019 9:30 बजे। इसका जो 2:30 बजे वाला वो शिफ्ट का पेपर है वो मैंने सबसे पहले वीडियो में करा दिया, ठीक है। आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें वर्ग 2 CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से मिल जाएगी, ठीक है। उसमें ये भी वीडियो डाल दिया जाएगा, तो 2 वीडियो हो जाएंगे अपने। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और जो लोग भी जॉब लेना चाहते हैं तो वो ध्यान रखें, अपने आप को कंटिन्यूस इन्वॉल्व रखें तैयारी में, क्योंकि डीमोटिवेशन करने के 100 तरीके हैं अपने आप को कि अभी जगह नहीं आ रही हैं, ठीक है, वो उसने पढ़ना शुरू नहीं किया है, मेरा दोस्त पढ़ना शुरू करेगा तब मैं शुरू करूँगा। मैं एक बात बता दूँ आपको, सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है और ना ही इसमें वो लोग जो अनकंटिन्यूस हैं, यानी कि जो असतत हैं, उनका कोई स्थान रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अपने आप का मोटिवेशन बनाए रखें और सीरियस रहें और अपना टाइम कहीं पर भी फालतू में खर्च ना करें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। उसके अलावा जो लोग भी ग्वालियर में हैं तो कल 1 अगस्त है, कल से आप मेरी कोचिंग पे भी आ सकते हो। बहुत मिनिमम प्राइस में मैं आपको ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, ठाटीपुर ग्वालियर, ठीक है। और जो लोग भी आएंगे अगर उन्होंने मेहनत की तो इसमें 99% उनका क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मेरे कंटेंट और उसकी बात है तो मैं एनालिसिस करके इस तरीके से पेपर करा रहा हूँ, आपको शायद महसूस ही हो रहा होगा कि किस लेवल का जो है कंटेंट है, और आपको इसी प्रकार का कंटेंट ऑफलाइन में मिलेगा और हर सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रयास किया जाएगा कि आपको अधिकतम से अधिकतम अंक लाने में मदद की जाए। चलते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर जो है इस पर चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रैक्टिस? निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बाल केंद्रित अधिगम क्या होता है या बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? देखिए, जब हम बालक को केंद्र में रखकर प्रत्येक चीज़ को करते हैं, चाहे वो सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, हर चीज़ हम केंद्र में कैसे रखते हैं? बच्चे को रखते हैं, बच्चे की स्वायत्ता, बच्चे की स्वतंत्रता, है ना, और बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की थिंकिंग, ठीक है, और बच्चे की जो है एक्टिविटी, सब कुछ जो है बच्चे को दे देते हैं। और रेगुलेशन ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का रेगुलेशन, यानी कि नियंत्रण, तब उसको देते हैं, तो वो होती चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। या हम कह सकते हैं कि जब हम इस प्रकार से करिकुलम फ्रेम करते हैं, इस प्रकार से उसको पढ़ाते हैं कि बच्चा केंद्र में रहता है और सब कुछ जो भी होता है वो बच्चा होता है। जब बच्चे को केंद्र में रहकर जब हम सारी शैक्षिक योजनाओं को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग या बाल केंद्रित अधिगम कहते हैं। अब सबसे पहली ऑप्शन है इसमें, ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना। बिल्कुल ठीक है, एनसीएफ 2005 यही कहता है कि हमें बच्चे को क्या रखना है? सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है, ठीक है। जब बच्चा नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर कर रहा हो तो उसकी नॉलेज और स्किल्स में बच्चा एक्टिव रहे, पैसिव न रहे। साथ साथ में बच्चे के ज्ञान को उसके बाहरी वातावरण, यानी कि उसके आसपास के वातावरण से जोड़ा जाए। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है रचनावादी बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। दूसरा बाल देखते हैं, छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मेक द स्टूडेंट मोर अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग। कहीं ना कहीं ये भी ठीक है कि हम बच्चे से कैसे कि आप
ये चीज़ जो कर रहे हैं उसके पीछे क्यों कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मदद कर रहे हैं बच्चे की, कि बच्चा ये समझ पाए कि क्या है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से MKO या ऐसे कह सकते हैं अपन ZPT, ठीक है नहीं, या ZPT का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम ZPT दे रहे हैं बच्चे को, बच्चे को समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं और कैसे करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बात की नहीं, तो ये भी ठीक है। वर्किंग अंडर टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजन, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। देखिए जब हम शिक्षक के निर्णय और शिक्षक के निर्देशों पर काम करते हैं तो ये बाल केंद्रित शिक्षा ना रह के ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन या शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो जाती है। तो हमें चाहिए CCA चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, CCE, और इन्हें ये जी क्या TCAE टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का एक गुण है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसलिए ये तो कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का लक्षण नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें केंद्र में कौन है, इसमें केंद्र में है शिक्षक, ठीक है। जबकि हमें जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो बाल केंद्र शिक्षा है, उसमें जो केंद्र पर रखना है वो किसे रखना है, बालक को रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला है पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूह का उपयोग करना। देखिए बिल्कुल सही है, बच्चा आपस में विचार विमर्श करें, चर्चा करें, ठीक है, थिंकिंग करें, साथ साथ में आपस में जो है बातचीत, एक दूसरे को मतलब मदद करें, ट्यूटोरियल मतलब एक दूसरे को पढ़ाने में मदद करें या अधिगम को सरल बनाने में मदद करें। तो ये करते ही हैं, सामान्यतः बच्चे करते ही हैं ये, कि जब एक को नहीं आ रहा दूसरा उसको बता देता है कि ये ऐसे आएगा, ठीक है। और विभिन्न अलग अलग चर्चाओं में समूह में भाग लें ताकि उन्हें एक ज्ञान से संबंधित या एक फैक्ट से संबंधित अलग अलग परिप्रेक्ष्य और नई नई चीज़ें सीखने को मिले। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसे हम कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहा है चौथा ऑप्शन। तो ये तो बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एक लक्षण है। तो जो नहीं है ऑप्शन वो है थर्ड है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, TCE का, यानी कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा का लक्षण नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा का लक्षण है। आशा की जाती है आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, सॉरी इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, IQ टेस्ट, लिकर्ट स्किल। तो सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, एटीट्यूड होता क्या है? देखिए, एटीट्यूड सामान्यतः हाँ और ना के जवाब में किसी भी चीज़ के प्रति हमारा रुझान होता है, कि या तो उसके प्रति पॉजिटिव रुझान हुआ या नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव में सकारात्मक और नकारात्मक जो रुझान है किसी भी विचार के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यवहार के प्रति, किसी भी घटना के प्रति, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। और एटीट्यूड जो होता है वो जन्मजात और वातावरणीय दोनों की देन होता है, यानी दोनों से निर्माण होता है। अब द अचीवमेंट टेस्ट, जब हम कक्षा में बच्चे को कोई भी कंटेंट की डिलीवरी कर दी या विषय वस्तु पढ़ा देते हैं, कंटेंट की डिलीवरी कर देते हैं या कोई भी विषय वस्तु पढ़ा देते हैं, तो बच्चे ने उस कंटेंट को कहाँ तक सीखा या कहाँ तक समझा, उस चीज़ का जब हम पता लगाते हैं, मैं सीखा मात्रात्मक रूप से उसका पता लगा, तो उसे कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। IQ टेस्ट क्या होते हैं? तो IQ आप जानते हो किसी भी व्यक्ति की जो एक तरीके से मेंटल एज और जो है उसकी मेंटल एज की तुलना में, सॉरी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज की तुलना में उसकी कितनी मेंटल एज है, उसका जो हम मापन करते हैं उसे हम IQ टेस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बना? चौथा, लिकर्ट स्केल। देखिए दोस्तों, केवल लिकर्ट स्केल नहीं है, जो एप्टीट्यूड माने अभिवृत्ति को मापने के काम में आती है। ऐसी 4 स्केल हैं। कितनी स्केल हैं? तो जो है 4 स्केल हैं, ठीक है। तो हम 4 स्केल की बात करने। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि एटीट्यूड अभिवृत्ति की 4 स्केल जो प्रमुख हैं। पहली है थर्स्टन स्केल, जिसे समान अंतराल या कह सकते हैं अपन इक्वल एपरिंग इंटरवल पर जो होती है, इसे हम थर्स्टन स्केल, ठीक है। तो LL थर्स्टन ने दी थी ये। लिकर्ट स्केल, इसे समाकलित रेटिंग स्केल है ये, इसे हम रेंसिस लिकर्ट ने दी थी। और गुटमैन स्केल संचय स्केल है ये, लुइस गुटमैन ने दी थी। और वोगार्ड्स स्केल, इसे सामाजिक दूरी स्केल
जो भी बोगार्ड्स ने दी थी। ये 4 स्केल ध्यान रखना, थर्स्टन, लिकर्ट, गुडमैन, बोगार्ड्स, ठीक है। ये 4 स्केल का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? एटीट्यूड को मापने में किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम कहाँ पढ़ेंगे डिटेल में? तो डिटेल में या तो क्वेश्चन आ जाएगा तब पढ़ लेंगे, या मैं जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो ऑफलाइन आ रहे हैं उन्हें तो पूरा कराएंगे और जो ऑनलाइन है उन्हें भी धीरे धीरे करके। तो एटीट्यूड जो टॉपिक होगा उसमें मैं ये चीज़ें 4 स्केल आपको पढ़ाऊंगा विथ डिटेल और विथ एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है दोस्तों। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि एटीट्यूड का जो है कौन कौन सी स्केलें हैं जो काम में आती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन पर काम करने वाले हैं। तो लिकर्ट स्केल का ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? जो लिकर्ट स्केल का आंसर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन। शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके डैश के संदर्भ में छात्रों को मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। देखिए, सबसे पहली बात है कि मल्टी कल्चरल एजुकेशन या मल्टी कल्चरल अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है क्या है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी देश में अलग अलग समाज, संस्कृति और धर्म, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बच्चों में प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक समाज के प्रति सम्मान और जो है प्रत्येक धर्म को समझने, उसको जानने और उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एटीट्यूड विकसित करने के लिए हम स्कूलों में क्या करते हैं कि प्रत्येक जो है संस्कृति और समाज को जो है बराबर से या एक तरीके से समान स्तर से जो है उस पर चर्चा करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और बच्चों को मौका देते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे एक दूसरे के धर्म या संस्कृति का सम्मान करें, साथ साथ में वो एक दूसरे के धर्म या जो उत्सव या जो भी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से शेयर करें, उनमें भागीदार बने और एक की खुशी में दूसरा शामिल हो। उदाहरण क्या हो सकती है? जैसे स्कूल में दीपावली के जो है अवसर पर भी दीपावली संबंधित जो है बातें की जाती हैं, उसमें सेलिब्रेशन किया जाता है। और जब नववर्ष आता है जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, तो क्रिसमस पे भी मनाया जाता है, उसके बारे में बातें की जाती हैं, उसके बारे को साझा किया जाता है कि क्या क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। और जब बैसाखी आती है तो उस पर भी हम बात करते हैं, ईद आती है तो उस पर भी बात करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आएगा मल्टी कल्चरल एजुकेशन क्या होती है। तो हम क्या कहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को एक तरीके से उसमें क्लासरूम में उपयोग करते हुए, सभी का सम्मान करते हुए, सभी को समाहित करते हुए जब हम एजुकेशन देते हैं तो क्या होता है, तो उसे हम मल्टी कल्चरल एजुकेशन कहते हैं। इस पर मैंने एक वो भी लिखा है तो आपको मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, देखो ये लिखा है, आप जो भी जो है पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो स्कूल पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों, समाजों, धर्मों, आर्थिक स्तरों, राजनीतिक मान्यताओं के बच्चों को एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान और एक दूसरे की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए शिक्षा देना। उदाहरण दीपावली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि त्योहारों का स्कूलों में पढ़ाना और मनाना। आदि त्योहारों को होगा वो कार्य, आदि त्योहारों को स्कूलों में पढ़ाना और उनको जो सेलिब्रेट करना, उनको मनाना। तो ये क्या है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन है। इसका प्रमुख उद्देश्य कि समाज में जो है क्या हार्मनी बनी रहे, शांति बनी रहे, साथ साथ में हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें और एक दूसरे का जो है आस्था का सम्मान करें, एक दूसरे की संस्कृति, समाज, पहनावा, खान पान, इन सब चीज़ों को सम्मान करें, समझें, शेयर करें, है ना, सहयोग, समझ में आ रही बात करनी। ये सब चीज़ें ताकि एक मानवीय समाज और एक जो है अच्छी समाज का निर्माण किया जा सके। और जो ही प्रमुख और यही प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा का, ठीक है दोस्तों। तो आपसे आशा की जाती है कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने के लिए जो है जाएंगे, तो ये तीसरा जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा, मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, इसमें आप ऑप्शन देखो, स्किल एंड एबिलिटीज। तो देखिए अब स्किल और एबिलिटीज को तो बिल्कुल भी मल्टीकल्चर के द्वारा ऐसा नहीं, वो स्किल और एबिलिटीज के लिए तो हम नॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन दे ही रहे ना। स्पेशल नीड्स से गिफ्टेडनेस बिल्कुल नहीं। सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि बिल्कुल। हम क्या करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके अभी बता रहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो है और राजनीतिक, इन सब चीज़ों की पृष्ठभूमि
के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है कि हम जो मतभेद हैं वो क्यों हैं, समझ में आ रही बात है, तो मतलब समझें एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझें, इनका धर्म ये है, समझ में आ रही बात कि वो सम्मान करें उन डिफरेंसेस का, ना कि अपमान करें और ना ही उनको जो है किसकी नज़र से देखें, एक सुपीरियर और एक तरह से इन्फीरियर, यानी कि उच्च और निम्न की दृष्टि से ना देखें कि हमारा धर्म उच्च और दूसरे का धर्म निम्न है। ठीक है, तो सभी धर्म, सभी संस्कृतियाँ, सभी सब चीज़ें बराबर इस बात को मूल के रूप में बच्चों को दे सकें, तो इसके लिए जो है हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम या मल्टीकल्चरल एजुकेशन वो है कंसेप्ट लेकर आए। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन देखिए, एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्र का तंत्र या CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में कार्य करता है। तो ये जो बताओ CNS को एक्टिवेट कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है, स्टिमुलेट करता है या मॉडिफायर कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको कोई भी डिप्रेशन होता है तो आपको जो दवा दी जाती हैं वो दवाएं क्या करती हैं कि आपका जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको डिप्रेस या दबा देती हैं, तभी तो आपको चिंता नहीं हो रही। समझ में आ रही बात है, तो आप क्या एक तरीके से जो उत्तेजना पैदा हो रही थी उनमें नर्वों में या तंत्रिकाओं में, वो नर्व या तंत्रिकाओं में उत्तेजना हुई कम, तो आपको मिल गया क्या, आराम, और वो बंदा जो है शांत हो जाएगा या सो जाएगा या तो उसको आराम सा महसूस होगा। तो ये एंटी डिप्रेस दवा होती है, ये डिप्रेस्ड हमारे जो CNS होता है उसको दबाती हैं, डिप्रेस्ड करती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एनेक्जाइटी में ज़्यादा, इसका अर्थ है एनेक्जाइटी का अर्थ है कि हमारे मन मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनमें लगातार उत्तेजना है और हम इसलिए लगातार हाइपरनेस में। जब ये दवा दे दी जाती हैं तो तंत्रिकाएं हो जाती हैं न्यूट्रल, यानी कि डिप्रेस्ड कर दिया जाता है, उनकी उत्तेजना को दबा दिया जाता है। डिप्रेशन का अर्थ है अवसादक का अर्थ है दबा दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, दूसरा। ठीक है, इसलिए हमें जो है ज़्यादा दवाएं नहीं खानी चाहिए, एंटी डिप्रेस्ड दवा या ज़्यादा जो होती है ना स्लीपिंग जो वो होती है पिल, जिससे नींद आ जाती है, वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी नर्वस सिस्टम को क्या कर देती हैं, एक डिप्रेस्ड कर देती हैं। और यही होता है नींद की गोलियों में भी, कि हम जब नींद की गोलियाँ ज़्यादा लेते हैं तो नींद की गोली क्या करती है, हमारी नर्वस सिस्टम क्या कर देती हैं, दबा देती है, तो हमें बड़ा आराम से, और जो हम आराम से सो जाते हैं, उत्तेजना खत्म कर देती हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन था और क्या आंसर हुआ उसका। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको ये जो है समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। Which of the following mainly causes children to fail in examination? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षाओं में असफल होने का कारण है? एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, कक्षा का परिवेश, फिजिकल स्ट्रेंथ शारीरिक शक्ति, फियर ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा का डर, लैक ऑफ पेशेंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात है एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। देखिए, परीक्षा में फेल होने से इतनी डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़ी चीज़ कि एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, वो परीक्षा से कोई जुड़ी चीज़ नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ शारीरिक शक्ति बिल्कुल जो है इसमें कोई काम नहीं आती है। ठीक है, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ से है। इसका मुख्य जो डर है या जो मुख्य जो चीज़ है वो है परीक्षा में का जो डर होता है, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। अब मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आंसर बोल रहा हूँ इसमें टिप के। देखो, ये तो आप भी कर सकते हो ना। आप वीडियो बनाने का मतलब क्या है, आप मेरे दोस्तों, आप मेरे जो है कहाँ पर जाना है, NCF 2005 में जाना। उसमें लिखा है कि परीक्षा में क्या बदलाव होने चाहिए और परीक्षा में जो फेल होने की जो प्रमुख समस्या है वो क्या है। तो उसमें से एक समस्या उन्होंने बताई है कि जो डर है, जो फियर ऑफ एग्जामिनेशन है, वो एक सबसे बड़ी समस्या है किसी भी एग्जाम में फेल होने का। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फिर ऑप्शन नंबर हो गया अपना थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो NCF देख लेना। मैंने मुंह से बता दिया कि ये लिखा है उसमें, आप देख लेना एक बार। लर्निंग बाय डूइंग इज व्हेन लर्निंग इज, करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। टीचर सेंटर्ड बिल्कुल नहीं। टीचर सेंटर्ड में तो टीचर रहेगा कौन, सेंटर में रहता है टीचर। जो कुछ भी होता है वो टीचर ही करवाता है। माने टीचर होता है ज्ञान का एक तरीके से बैंक, और जो बच्चे होते हैं कस्टमर, और टीचर भरता रहता है उनके माइंड में। बच्चा जो है पैसिव रूप से बैठा रहता है। ठीक है, और बच्चा ज्ञान ग्रहण करता रहता है और रटता रहता है। लिवेंट एंड प्रैक्टिकल बिल्कुल सही है। बच्चे से संबंधित हो ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान हो, उसके जो रोजना जिंदगी में काम आने वाली चीज़ें, उसके वातावरण में जो काम आने वाली बातें हैं, यदि उन पर ज्ञान दिया जाए तो वो करके सीखेगा, बड़े आराम से सीखेगा और करेगा भी। ठीक है, पैसिव एंड थ्योरेटिकल बिल्कुल गलत है। निष्क्रिय और सैद्धांतिक देखो तो ये तो क्या हो गया, ये तो वही हो गया टीचर सेंटर्ड ही हो गया। ठीक है, रोड लर्निंग हो गई ये तो, रोड बाय रटन अधिगम। और नीचे लिख देंगे रोड और
डाइडैक्टिक, ठीक है, डाइडैक्टिक, वही रोट लर्निंग। तो ये तो तीनों ही गलत है। तो क्या रिलेवेंट एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा ही आप जो है करके सीखना सबसे बेहतर होता है। रिलेवेंट का अर्थ है कि बच्चे संबंध, प्रैक्टिकल का अर्थ है कि वो स्वयं करके देख पाए और उसके प्रैक्टिकल में उपयोगी हो, जीवन उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये नॉर्मल पेडागोजी का क्वेश्चन था। चिल्ड्रन हु डेविएट कंसिडरेबली फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन आर नोन एज, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डेविएट होती हैं सामान्य बच्चों से उन्हें कहते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड या असाधारण बच्चे। देखो असाधारण बच्चे का मतलब ये नहीं है केवल कि उसमें एबनॉर्मल चाइल्ड आएंगे, समझना इस बात को, देखो बहुत अच्छे समझना। एबनॉर्मल जो चाइल्ड है वो एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंतर्गत, देखो मैं समझा देता हूँ क्या है। एक्सेप्शनल चाइल्ड का मतलब है असाधारण बच्चे। जैसे जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो भी असाधारण बच्चे हैं, और जो बिल्कुल जो एक तरीके से मंद है वो भी क्या है, वो भी एक असाधारण बच्चे हैं, दोनों असाधारण हैं। अब देखो जो पॉजिटिव वाले होते हैं उन्हें तो कहते हैं अपन क्या, उन्हें तो हम पॉजिटिव वाले होते हैं। जैसे मान के चलो कोई बहुत अधिक IQ वाला है 140 प्लस वाला, तो उन्हें तो हम गिफ्टेड कह देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। लेकिन जो सामान्य से नीचे होते हैं उन्हें हम एबनॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं उसने, एबनॉर्मल कहते हैं। तो एक्सेप्शनल चाइल्ड से छोटा होता है एबनॉर्मल, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो एबनॉर्मल का है जो सामान्य से छोटा है, और एक्सेप्शनल का अर्थ है कि सामान्य से छोटा नहीं, सामान्य से बड़ा भी हो सकता है और सामान्य से छोटा भी। जैसे सृजनात्मक जैसे जो 140 प्लस वाला बच्चा जो गिफ्टेड बच्चा है जो वो भी एबनॉर्मल है, और जो बच्चे के अंदर 10 मतलब बहुत कम IQ है, ठीक है, मानसिक मंद है, बहुत बुरी, ठीक है, वो भी क्या है, एक्सेप्शनल चाइल्ड है। तो इसमें दोनों ही आते हैं, और इस एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंतर्गत आता है एक एबनॉर्मल चाइल्ड जो सामान्य से नीचे है। मतलब नेगेटिव वाली जो चीज़ है वो आती है एबनॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। तो एबनॉर्मल में कंफ्यूज ना हो जाए। एबनॉर्मल का मतलब है कि जो बच्चा जो एक एवरेज होना चाहिए कि इतना इंसान में IQ होना चाहिए, इतना सब चीज़ें होनी चाहिए, उससे यदि नीचे है तो वो एबनॉर्मल है। लेकिन यदि सामान्य से ऊपर है और नीचे है तो इन दोनों को मिला के कहते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड। आई होप दोस्तों आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, मैं कई बार करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, पढ़ो अभी करवाया था। जेंडर रेफर्स टू द डैश कंस्ट्रक्ट डिफरेंट इन पर्सन्स। तो देखिए दोस्तों मैं करवा भी चुका हूँ और अभी फिर करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले क्वेश्चन में किया था अपन ने और अपन फिर करते हैं। देखिए दोस्तों आपको जो है मैंने पहले भी पढ़ाया था ये, अब फिर देख लेते हैं मैं इसको बहुत अच्छे से। देखो सबसे पहली बात यह है कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या होता है। तो सेक्स का अर्थ है जैविक विभिन्नता से होता है, जैसे हार्मोन, क्रोमोसोम, आंतरिक और बाह्य, यानी कि जो जैविकता, जो हमें जन्मजात मिले जो गुण होते हैं उसे हम सेक्स कहते हैं। जैसे एक औरत को अलग गुण मिलते हैं जैविक रूप से, उसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन अलग होता है और मेल के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन अलग होता है ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो ये होता है क्या, सेक्स, कि उसका सेक्स क्या है। और लैंगिकता वह है जिसके द्वारा एक समाज या संस्कृति, तो लैंगिकता वह होती है एक समाज या संस्कृति के द्वारा जो उसको समाज में रोल दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जो उसको काम दिया जाता है कि यदि आप इस समाज में एक पुरुष हैं तो आपके क्या क्या काम होंगे। जैसे अगर आप हिंदुस्तान में एक महिला हैं तो हिंदुस्तान में जो महिला क्या काम होंगे, बच्चों को पालना, खाना बनाना, घर पर समझ मैंने घर की जो जिम्मेदारी को संभालना है। लेकिन यदि आप एक कहाँ पर रूस या रसिया में एक क्या है, महिला है, तो उस समाज में जो जेंडर रोल है वहाँ महिला का वो है, वो बाहर नौकरी करने जाएगी, उसका पति है वो घर पे खाना बनाएगा। तो ये तो उल्टा होता है, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ये होती जेंडर। तो जेंडर बदलता रहता है अलग अलग। जैसे अमेरिका में चले जाओ तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में महिलाओं को जो अपने यहाँ पर जो रोल है वो महिला अलग है हटके। अमेरिका की जो महिलाएं हैं वहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर जो है मर्दों या कि जो पुरुष होते हैं उनके बराबरी से काम करती हैं। वो आधा एक दिन आप बनाइए खाना, एक दिन हम बनाएंगे, आप नौकरी करके लाएंगे, हम भी नौकरी करके लाएंगे। एक बात समझ में। तो अलग अलग जेंडर रोल अलग अलग समाजों में अलग अलग होते हैं, उसका पहनावा अलग होता है, ठीक है, कि यहाँ पर अलग पहनावा है, वहाँ पर अलग पहनावा है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। इट इज ए बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। यह जो हमारी बायोलॉजी माने क्या, मम्मी पापा के गुणसूत्रों के द्वारा हमारे जीवन जब बन रहा होता है, जब बच्चा कंसेप्शन में होता है या जब बच्चा गर्भ में होता है, तभी ये चीज़ क्या हो जाती है, निर्धारित हो जाती है, तभी कंस्ट्रक्ट या निर्मित हो जाती है क्या, सेक्स, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं, क्रोमोसोम के बेस में हो जाता है।
इट इज ए सोशल, ये सोशल, ये समाज तय करती है कि किस, क्योंकि समझ में आ रही बात की नहीं, तो ये जो है जेंडर है, इट इज ए सोशल कंसेप्ट। आपको दिख रहा होगा दूसरा पॉइंट, इट इज ए सोशल कंसेप्ट या सोशल कंस्ट्रक्ट, यह एक सामाजिक अवधारणा या एक सामाजिक संरचना है। इस सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जेंडर इज अ डैश, तो जेंडर क्या है, तो सोशल कंस्ट्रक्ट माने संरचना है, या जो है लैंगिक सॉरी वो बायोलॉजिकल संरचना है, तमाम प्रकार की बातें लिखी हुई थी। तो ये चीज समझ में आई बात, जेंडर है वो इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी सामाजिक संरचना है या अवधारणा है। तीसरा देख लो, जन्म के समय अंग से निश्चित किया, बिल्कुल जो सेक्स होता है उसे जन्म के समय अंग से निश्चित कर दिया है, उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन है उससे निश्चित किया जाता है कि मेल है या फीमेल है। लेकिन यह सामाजिक भूमिका के आधार पर निर्धारित होता है कि वो क्या क्या सामाजिक भूमिका निभा रहा है, उसके आधार पर जेंडर तय होता है। यह मर्द और औरत में शारीरिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। तो एक जो मेल और फीमेल में जो फिजिकली जो डिफरेंसेस होते हैं उसे ही हम सेक्स कहते हैं। डिनोट्स बिहेवियल एंड कल्चरल प्रैक्टिस, ये अलग अलग जो है व्यवहार और संस्कृतियों के रीति रिवाजों को दर्शाता है। जेंडर क्या दर्शाता है, अलग अलग जो है व्यवहार और संस्कृतियों को और रीति रिवाजों को दर्शाता है, और अलग अलग समाज में। ठीक है, तो और देखते हैं, देखो अगला, यह गुणसूत्रों और अन्य जैविक कारकों का परिणाम होता है। मैंने अभी बताया था कि जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजी तो हमारी पहले ही तय हो जाती है मम्मी पापा के गुणसूत्रों के द्वारा। यह सामाजिक कण की प्रक्रिया का परिणाम होता है, यह जो है किसी जो है गुणसूत्रों का परिणाम होता है, यानी कि जैविकता का परिणाम होता है। और ये किसका, सामाजिकरण, कि आपका किस प्रकार से किस समाज में सोशलाइजेशन हुआ है, उस प्रकार से आपको जेंडर रोल करने पड़ते हैं। ठीक है कि नहीं, ये चीज समझ में आ रही बात। कंसेप्ट ऑफ सेक्स इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन जो सेक्स का कंसेप्ट है, जो लिंग की अवधारणा है वो देखो यहाँ पर हिंदी वाले ध्यान रखें कि इंग्लिश में याद रखें सेक्स और जेंडर में अंतर है। हिंदी में तो दोनों के लिए लैंगिकता दे सकते हैं, दोनों के लिए लिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा डिफरेंस करने के लिए प्रयास किया है। लिंग की अवधारणा या सेक्स की जो कंसेप्ट है वो ओवरऑल वर्ल्ड में अलग सेम है। क्या है, सेम है, क्योंकि मेल और फीमेल तो अलग ही अलग है ना, उनकी सेक्सुअल ऑर्गन से पता चल जाएगा ये मेल है कि फीमेल है, तो पूरे विश्व में एक ही है। लेकिन जो जेंडर है वो अलग अलग समाजों या अलग अलग जो समाज के अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि अलग अलग समाज में अलग अलग जो है रोल समाज में अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, समय के साथ इसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसे समय के साथ बदला जा सकता है। जैसे मान के चलो, पहले इंडिया में महिलाओं को केवल एक तरीके से घर की वस्तु को भोग वासना की वस्तु समझते थे, और यही रीजन था कि हमने बहुत बड़ा घूंघट और अंदर रहना या पर्दे में रहने के लिए करते। लेकिन आज तो नहीं है ना ऐसा, तो बदल रहा है ना सोशल, तो कुल मिला के आज जेंडर जो रोल है वो बदल गया है। तो जज ये लगातार क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जेंडर उसमें क्या था, डिफरेंसेस था। तो क्वेश्चन क्या था अपना, तो इन्होंने ये पूछा था क्वेश्चन में कि आप एक बात बता दीजिए हमको कि भैया कि जो जेंडर है वो रेफर्स टू द कंस्ट्रक्टेड, तो वो आएगा ना सेम टू सेम वर्ड, कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस इन पर्सन, व्यक्तियों में डैश उत्पन्न, व्यक्तियों में उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। तो लिंग के जो जेंडर होता है, तो वो आ गया ना हिंदी गलत, अब हिंदी गलत आ जाएगी, लेकिन लिख दी बगल में जेंडर, तो ठीक है। तो जेंडर क्या है, एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, नहीं, बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है, सेक्स है। तो क्या है, सोशली कंसेप्ट है। तो क्या है, व्यक्तियों में सामाजिक रूप से उत्पन्न विभिन्नताओं को जेंडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सारी विभिन्नताओं को क्या कहते हैं, सेक्स कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं, तो ये आपको जो है कि लिए समझ में आ जानी चाहिए। आपसे आशा की जाती कि आपको एक ही बात समझ में आ रही होगी। देखो, वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम विवरण त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी दी है, कौन सी, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी दी है वो किसने दी है, वो दी है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। किसने दी है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दी है। ठीक है, तो इस पर थोड़ी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ी अपन बात कर लेते हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक पर। ठीक है, तो मैंने पहले भी कराया है, तो अभी भी आप जो है इस बात को समझ सकते हो कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं। तो देखो ये है, अगर हम देखो थॉर्नडाइक की बात करेंगे तो सबसे पहले की जो थ्योरी का नाम है वो है एसआर थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ऐसे ही प्रवर्तन एवं त्रुटि अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। ऐसे ही हम जो है स्टिमुलस या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक उद्दीपक को दूसरी अनुक्रिया के साथ अनुबंधित या बॉन्ड या कनेक्ट या एसोसिएशन करा दिया
जाता है। और बार बार इस एसोसिएशन के द्वारा उसे हमेशा हमेशा के लिए एक उद्दीपक को एक विशिष्ट अनुक्रिया से क्या कर दिया जाता है, संबंधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना किसका सिद्धांत, तो ये है अपना किनका, देखिए दोस्तों, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग है, तो देखो थॉर्नडाइक जी ने जो है प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज दिए हैं। 3 प्राइमरी लॉज हैं और 5 सेकेंडरी लॉज हैं। लॉज ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम, लॉज ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, और लॉज ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। फिर सेकेंडरी लॉज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस बहुअनुक्रिया का नियम, द लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड अभिवृत्ति या समुच्चय का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्स आंशिक क्रिया का नियम, और जो है लॉ ऑफ एनालॉगी या सादृश्यता का नियम, और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या सैचर प्रतिस्थापन का नियम। तो आपको ये समझ में आ गया कि थॉर्नडाइक ने किसकी बात की, एसआर ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी कि प्रथम त्रुटि सिद्धांत दिया है। इन्होंने जो है कैट पर एक प्रयोग किया था या बिल्ली पर एक प्रयोग किया था। इनका जो प्रयोग जो था वो क्या था, कैट था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें जो 3 ऑप्शन और हैं, जैसे कोहलर है, तो कोहलर ने क्या दी, इनसाइट थ्योरी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दूसरा स्किनर, बीएफ स्किनर ने क्या दिया था, तो बीएफ स्किनर ने पुनर्विलन का सिद्धांत। पावलोव ने क्या दिया था, तो पावलोव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग या इसको कहते हैं क्लासिकल क्या कहते हैं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग या जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो इनने सब ने दिया है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि जो द लर्निंग दैट हैपन्स इन द फॉर्मल एनवायरनमेंट इन स्टूडेंट्स बाय किसके द्वारा, तो वो किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का ही तो काम होता है ये कि किस प्रकार से फॉर्मल लर्निंग या औपचारिक अध्ययन कराना चाहिए, और उसी के तो सिद्धांत आज हम पढ़ते हैं सीडीपी में या पेडागोजी को। तो यही तो शिक्षा मनोविज्ञान तो आधार बनाते हैं हम कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहती है, उसी प्रकार से हम कार्य करते हैं। तो इसके लिए देखिए अपन फिर भी जो है पढ़ सकते हैं, कुछ मैंने जो है फोटो लिख के रखे हुए हैं, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहली बात ये परिभाषाएं हैं कुछ कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित, तो आगे ना अधिगम से संबंधित है। क्रू एवं क्रू के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है। अगला, इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय या उद्देश्य शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों, देखो आगे ना, शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत रहता है। तो देखो, शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको पढ़ते रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन पर जाने वाले हैं। अच्छा, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो थे मानव विज्ञानी, ये मानव का अध्ययन करते, मानव के इतिहास का अध्ययन करते हैं कि मानव किस प्रकार से जन्मा, मानव किस प्रकार से विकास हुआ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो क्लिनिक से संबंधित साइकोलॉजी होती है, नैदानिक जो साइकोलॉजी होती है, जैसे कोई पागल हो जाता है उन्हें क्या ड्रग्स देने चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ है ना। और सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो समाज विज्ञानी होते हैं, जो समाज की साइकोलॉजी किस प्रकार समाज कार्य करती है, किस प्रकार सोचती है ना, ये सब चीज़ों को उनका अध्ययन करते हैं। अगला, किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे, देखो अब अभी हिंदी तो गलत हो गई, अभिवृत्ति नहीं कहते हैं इसे, ठीक है, वो एटीट्यूड को बोलते हैं अभिवृत्ति, लेकिन यह है एप्टीट्यूड। ठीक, क्या है ये है एप्टीट्यूड, तो इसे अभिक्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड। जबकि तो हिंदी अभी लिख दी उन्होंने, एटीट्यूड के लिए भी अभिवृत्ति लिख दी और एप्टीट्यूड के लिए भी अभिवृत्ति लिख दी। तो यही मैं समझाता हूँ कि आप इंग्लिश जरूर पढ़ें। तो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर उस किसी भी कार्य को करने के लिए
जो किसी भी कार्य को या यदि कोई भी एक स्पेशल टास्क को करने के लिए जो उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। और एप्टीट्यूड जो है जन्मजात होता है। तो ये बताओ कि ये कौन बताता है, ये गाइडेंस काउंसलर को ये बहुत ज़रूरी जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गाइडेंस काउंसलर होता है वो क्या करता है, सभी गाइडेंस देता है, काउंसलिंग देता है, परामर्श देता है। तो उसको ये जो है एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत है पड़ती है, क्योंकि वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा और उसे पता लग जाएगा कि इस सामने वाले बंदे को इस चीज़ में ज़्यादा एप्टीट्यूड है, मैंने ज़्यादा उसको वो है, तो वो बता देगा कि आप यदि ये कार्य करोगे तो शायद आप जीवन में सफल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो जो कैरियर काउंसलिंग कराते हैं ना बच्चों के अपन, तो वो यही होते हैं, गाइडेंस काउंसलर ही होते हैं वो। और वो क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि बच्चे की इसमें रुचि है, तो वो उसी प्रकार के जो है सब्जेक्ट या उसी प्रकार की जो लाइन को सजेस्ट कर देते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया कि अभिवृत्ति जो एप्टीट्यूड है या क्षमता है वो क्या होती है, वो किनको ज़रूरत होती है। अगला, निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है? तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। मेरे प्यारे दोस्तों, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्या होती है? तो मैं इसको मौखिक समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात किसने दी? तो यही क्लार्क हल ने। किसने दी? क्लार्क हल ने। इन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले हमें कोई जो आवश्यकता पड़ती है और उसमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, और आवश्यकताएं हमारी किससे होती है, हमारी जो है किससे जुड़ी होती हैं, जैविकता से जुड़ी होती हैं। तो जैविकता का इन्होंने पक्ष रहा। इन्होंने कहा कि हमारे अंदर कोई आवश्यकता, मतलब कोई कमी आई तो हमें आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ी तो उस आवश्यकता के लिए हमारे एक ड्राइव पैदा होगी, एक उत्तेजना पैदा होगी। और जब जैसे ही वो ड्राइव मिल जाए, वो हमें जिसके लिए ड्राइव पैदा हुई, यदि वो चीज़ मिल जाएगी तो हमें मोटिवेशन मिल गया, और वो हम मोटिवेशन मिल गया और उसी के लिए लगातार पर हम कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो अगर पूछे कि ड्राइव थ्योरी किसने दी मोटिवेशन में, तो अधिगम में भी इनकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इन्होंने दी है, और ड्राइव थ्योरी यहाँ पर उन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसमें इन्होंने अभिप्रेरणा में भी दी है। तो ये क्लार्क हल की थ्योरी है, मोटिवेशन में भी है और ये उसमें भी है, ठीक है। अगला हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी और मैनिफेस्ट थ्योरी, नीड्स थ्योरी और इंस्ट्रक्ट थ्योरी। अब देखो, आंसर की बात नहीं है, मैं विथ प्रूफ आंसर दिखाना चाहता हूँ डिटेल। तो आप जो है अपन डिटेल पढ़ने वाले इन थ्योरियों को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको अपन डिटेल में देखने वाले। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको दिख रहा होगा, यह जो है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो यह सिद्धांत विलियम मैकडूगल इनका पूरा नाम है, जेम्स तथा बर्ट ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही, देखो यानी कि यहाँ जन्म से ही कुछ विशिष्ट व्यावहारिक प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। और यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसमें जन्म माने जो जैविक या अनुमानसिक रूप से जो आवश्यकताएं नहीं होती है, तो इसमें तो होती हैं। तो ये चीज़ हमें तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये यहीं तय हो गया। जो क्वेश्चन का आंसर ये तय होगा कि जो इंस्टीट्यूट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, वो एक जैविक या जो अनुमानसिक ये क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। अब इसको डिटेल पढ़ लेते हैं हमेशा के लिए। जिनकी क्रियाशीलता पर व्यक्ति इनके सापेक्ष विशिष्ट व्यवहार करता है, यह प्रतिशत व्यवहार उसकी प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया था। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की 3 विशेषताएं बताएं। कितनी? ये 3। तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्रिक्ट हैं, जो मूल प्रवृत्ति का अर्थ है कि जो जन्मजात हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ये जन्मजात होती है, तो सबसे पहले क्या, ये जन्मजात होती है, ये प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होती हैं। ये जो है किसमें होती हैं? प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? विद्यमान होती हैं। ये चीज़ समझ में आ रही बात कि नहीं? तो आपको दिख रहा होगा, और ये व्यवहार को प्रेरित करती हैं। तो सबसे पहली बात 3 विशेषताएं बताई मूल प्रवृत्तियों की। ये जन्मजात होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, और ये व्यवहार को प्रेरित करती हैं, यानी कि व्यवहार को करने के लिए मजबूर करती हैं। मूल प्रवृत्तियों के आधार पर सभी मानवों के व्यवहारों की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है। जब व्यक्तियों में विद्यमान मूल प्रवृत्तियों में से कोई भी मूल प्रवृत्ति क्रियाशील होती है तो व्यक्ति में दैहिक व मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जिससे मुक्ति पाने हेतु व्यक्ति विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की एक सूची भी प्रस्तुत की है। इनमें से प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक विशिष्ट संवेगात्मक स्थिति या इमोशनल डिस्पोजिशन से जुड़ी होती है। सभी व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होती हैं, जिनमें संज्ञान, भाव तथा चेष्टा विद्यमान रहती है। और ये जो है 14 मूल प्रवृत्ति विलियम मैकडूगल ने बताई थी। जैसे पलायन का यदि तो मूल प्रवृत्ति है एस्केप,
और ब है संवेग। तो एस्केप तो फियर, कॉम्बैक्ट एंगर, रिपल्सन डिस्गस्टन, पेरेंटल बात्सल ऐसे कहते टेमडर्म, ठीक है। और अपील का डिस्ट्रेस या डिस्टर, ठीक है, करुणा। सेक्स का लस्ट, क्यूरियोसिटी का वंडर, और सबमिशन का नेगेटिव सेल्फ फीलिंग या आत्महीनता, और आत्मगौरव का पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग या जो कि आत्म अभिमान। और 10 का सामूहिक का एकाकीपन, और भोजन का भूख, संग्रहण का स्वामित्व, और रचनात्मकता का कृति भाव। और आखिरी है हास का लॉफ्टर या जो है हास का आमोद। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 14 मूल प्रवृत्ति ये समझ में आई होंगी कि ये 14 मूल प्रवृत्ति क्या है। तो ये जो पूरी थ्योरी आपको जाके फिर ये और वहाँ पे मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में भी अब पढ़ेंगे। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रारंभ में काफ़ी प्रचलित रहा, परंतु व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि सभी व्यवहार मूल प्रवृत्तात्मक नहीं होते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ की संख्या भी निरंतर बढ़ती गई तथा सन 1924 तक 14,000 मूल प्रवृत्तियों को गिनना प्रारंभ कर दिया, परंतु आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया। तो ये समझ में आ गया कि जो पहली जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है वो तो अनुमानसिक और जैविक रूप से माने जुड़ी हुई है, नहीं अनुमानसिक को एक जैविक वो है, ठीक है। अगली जो थ्योरी है वो है मैस्लो का मांग सिद्धांत, जिसे हम पढ़ते आते हैं, जिसे हम कहते हैं नीड थ्योरी ऑफ मास्लो, यानी कि अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया था। मैस्लो ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मानुभूति मन एक्चुअलाइजेशन को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बतलाया था। इसी आधार पर आवश्यकता पदानुक्रम यानी कि हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक किसी वस्तु की कमी या मांग महसूस करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील या अभिप्रेत हो जाता है। व्यक्ति का एक ही व्यवहार कई कमियों की पूर्ति कर सकता है, इसलिए व्यवहार की प्रवृत्तियां बहु अभिप्रेत मतलब मल्टी मोटिवेटेड होती हैं। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं या अभिप्रेरकों की व्याख्या एक अनुक्रम या हिरार्की या सीढ़ी के रूप में की है। मैस्लो ने अपने सिद्धांत की व्याख्या आत्मानुभूति के आधार पर की है। तो वो आधार क्या लिया इन्होंने? आत्म अनुभूति लिया, एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आधार माना है। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि अब्राहम मास्लो ने अपने सिद्धांत की जो रचना की है, सिद्धांत को दिया है, वो किसको आधार मान कर दिया, किसको आधार माना है? तो वो दिया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म अनुभूति के आधार पर की है। आत्म अनुभूति से तात्पर्य व्यक्ति के अंदर छिपी हुई क्षमताओं की पहचान करके उनका ठीक प्रकार से विकास करने की आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर व्याख्या की है। इनके अनुसार कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें तुरंत पूरा करना आवश्यक होता है, और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो बाद में भी पूरी की जा सकती हैं। मास्लो ने 5 आवश्यकताओं तथा प्रेरक बताए जो निम्नानुसार हम पहले ही पढ़ चुके, फिर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। शारीरिक आवश्यकताएं इन्हें या फिजियोलॉजिकल नीड्स या मोटिव्स कह सकते हैं। सुरक्षा आवश्यकताएं सेफ्टी मोटिव्स या नीड्स कह सकते हैं। स्नेह लगाव प्रेरक या आवश्यकताएं लव एंड अफेक्शन मोटिव्स या रिलेशनल नीड्स भी कह सकते हैं। आत्मसम्मान की आवश्यकताएं या सेल्फ एस्टीम मोटिवेशन कह सकते हैं। और अगला आत्मानुभूति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव्स या नीड्स कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि ये 5 प्रकार दिए हैं, ठीक है, उन्होंने 5 प्रकार दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो है आत्म अनुभूति आवश्यकताएं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव्स, तो ये 5 हैं। किसकी हैं ये 5 हैं अब्राहम मैस्लो की। तो पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड अफेक्शन नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके एक 8 स्टेज मॉडल भी है जो इन्होंने बाद में दिया है, इसको डी प्लस में पूछ लिया गया है। तो उसमें कुछ नहीं करना है कि जो आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स है इसकी जो 4 हो गए, यहाँ से लेकर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, यहाँ से 4 और जोड़ते हैं। तो कास्ट है, उसकी ट्रिक थी सी माने कॉग्निटिव नीड्स, ए माने क्या थी? तो ए माने थी सी माने होता कॉग्निटिव नीड्स, ए माने एक्चुअलाइजेशन था कुछ, ठीक है, एस माने था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और टी माने ट्रांसडेंस। क्या? ट्रांसडेंसेस माने सम्मान की अवस्था। अभी 5 मॉडल देख लो, अब 5 वाला तो लिखा ही है सामने। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड अफेक्शन नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। सारे आवश्यकताएं या प्रेरक, ये प्रेरक व्यक्ति में बुनियादी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्हें मनोदेहिक आवश्यकता अथवा अभिप्रेरक भी कहते हैं। इनके उदाहरण भूख, प्यास, नींद, सेक्स, मूलभूत मलमूत्र त्याग इत्यादि। इनकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति का शारीरिक संतुलन बिगड़
जाता है। इनकी पूर्ति होने पर ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उच्च स्तर की आवश्यकता तभी जागृत होती है तब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। यानी कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी, माने ये देखो क्या कहना चाह रहा है कि सबसे जो नीचे नीड्स, सबसे पहले नीड्स, पहले वो पूरी हो तब वो दूसरी पैदा हो पूरी होगी, और यदि दूसरी पैदा भर जाएगी तब तीसरी आपको जो है जो नीड्स पूरी कर पाओगे आप। तो इसमें क्रम दिया है उन्होंने, क्या दिया है, क्रम दिया है कि पहले आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी तब कोई व्यक्ति सुरक्षा के बारे में सोचता है। जब सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी होंगी जब कोई व्यक्ति माने संबंध या लव अफेक्शन के बारे में सोचता है, और जब लव अफेक्शन से पूरी होती है जब आदि सम्मान की सोचता है, जब सम्मान की हो जाए तब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की साइड जा सकता है। तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। दूसरे सुरक्षा आवश्यकताएं या प्रेरक, जब व्यक्ति की मनोदैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो जाता है ताकि उसके जीवन को कोई खतरा ना हो। इन आवश्यकताओं के उदाहरण हैं जीवित रहना, सुरक्षित रहना और आदेश देना आदि। अगला है स्नेह, आगे क्या है, स्नेह व लगाव प्रेरक या आवश्यकताएं। जब व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं तथा सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेता है तो वह समाज में स्नेह, प्रेम तथा सहानुभूति की आशा करता है। इसलिए वह अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा संबंधियों से मधुर संबंध कायम करना चाहता है। दूसरे से स्नेह व प्रेम की आशा करता है ताकि वह अपनी जीवन सुखी रहकर तथा उत्साह से अपना जीवन क्या कर सके, व्यतीत कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ जो है पूरी समझ में आ रही होगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इसको हम आज डिटेल में देख ले रहे, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा आपका जो है समझ में आ जाएगा, हल्का हो जाएगा वजन। ठीक है, तो चलिए अगली जो है वो है चौथी, आत्मसम्मान की आवश्यकता या जो है स्टीम नीड्स। इससे उच्च स्तर की आवश्यकता अथवा प्रेरक माना जाता है। जब व्यक्ति अपने प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तब उसे अपने आत्मसम्मान की चिंता होती है। ठीक, किसकी, आत्मसम्मान की चिंता होती है। व्यक्ति आत्मसम्मान चाहता है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा में ही उसे जीवन की सार्थकता नजर आती है। वह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, फलस्वरूप अपने को समर्थ बनाता है। आत्म अनुभूति आवश्यकताएं या सेल्फ स्टीम नीड्स। अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात व्यक्ति अपने समाज या समुदाय के लिए कुछ योगदान करना चाहता है ताकि लोग उसे याद रखें, उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें। यह योगदान व्यक्ति आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आत्म अनुभूति की आवश्यकता को मॉर्गन किंग स्कोपलर ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। कौन सी, जो 5 वाई नीड्स है, ठीक है उसको। तो इसको तो क्या क्या बोला है इन्होंने, इनको हम देख ही लेते हैं, तो ये तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकताओं की आत्मानुभूति कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कर सकना ही आत्मानुभूति है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर्स टू एन इंडिविजुअल नीड टू डेवलप हिज और हर पोटेंशियलिटी, इन अदर वर्ड्स टू डू व्हाट ही और सी ही कैपेबल ऑफ डूइंग। मोरम किंग, वीज एंड स्कोपलर के अनुसार। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मानुभूति कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कि अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कर सकना ही आत्मानुभूति होती है। ठीक है, इसी संबंध में मैस्लो ने कहा है कि एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए तथा कवि को कविता लिखनी चाहिए यदि वह आत्मसंतुष्टि चाहता है। अर्थात एक व्यक्ति को वही करना चाहिए जो वह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जब भी आएगा तो सब जो मुँह बाके रह जाएंगे कि ये स्टेटमेंट तो आज तक नहीं पढ़ा अब्राहम मैस्लो का, तो तैयार रहिएगा। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात किसने कही है। ठीक है, कि जो आप बनना चाहते हैं वही करना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों, अब जो अगली या जो चौथी अपनी थ्योरी है वो है मुर्रे का आवश्यकता सिद्धांत है, मुर्रे का नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, और ये जो इसमें ऑप्शन में यही दिया गया है। ठीक है, इसी को हम कभी कभी क्या कह देते हैं, तो उसमें जो दिया है अभी नाम लेंगे वो कहते हैं। ठीक है, यह आवश्यकता सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने 1938 में प्रतिपादित किया था। मुर्रे के अनुसार आवश्यकता एक परिकल्पित शक्ति, एक हाइपोथेटिकल फोर्स है। यानी कि ये कह रहा है कि कोई देख ही नहीं है कि कहाँ पर है आवश्यकता, मतलब परिकल्पित फोर्स एक जो है एक कल्पना की गई, माने कोई है नहीं है वास्तव में देख सके ना, तो ये कल्पना की गई, परिकल्पित की गई एक बल है जो मानसिक स्तर पर व्यक्ति के प्रत्यक्षण, संवेदनाओं, बुद्धि आदि को संग्रहित कर उसके व्यवहार का नियंत्रण करती है। आवश्यकता का प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध रहा है।
मुर्रे के अनुसार असंतुष्ट आवश्यकता प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जी कहेगा अगर आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, यदि संतुष्ट नहीं होती हैं और असंतुष्ट रहती हैं, तो वही जो असंतुष्टि है आवश्यकताओं की, वही किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करती है और वही प्रेरणा का क्या बनती है, स्रोत बनती है। तथा तब तक क्रियाशील रखती है जब तक आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती है। मुर्रे ने आवश्यकताओं को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, प्राथमिक आवश्यकताएं और गौण आवश्यकताएं। प्राथमिक आवश्यकताएं उन्हें कहते हैं जो प्राणी के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, इसके अंदर खाना पीना वस्त्र आदि। और गौण आवश्यकताएं सेकेंडरी नीड्स, प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स। तो वे आवश्यकताएं गौण आवश्यकताएं कहलाती हैं जिनका जन्म प्राथमिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है। गौण आवश्यकताओं के उदाहरण हैं रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मकता, खेल, निंदा, आक्रामकता, संबंध, धनार्जन करना, आदि देना आदि। मुर्रे ने अनेक परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित 27 आवश्यकताओं का वर्णन किया है तथा उनके मापन हेतु परीक्षण भी बनाए हैं। तो यदि पूछा जाए कि हेनरी मुर्रे की जो नीड्स ऑफ मुर्रे थ्योरी है, ऐसे वो कितनी आवश्यकताओं की बात करी थी, वो 27 आवश्यकताओं की बात करती है। ठीक है जी, 27, 7 आवश्यकताएं ये हो गई हैं, ठीक है, 7 और जो है अगले पेज पे लिखी हुई हैं शेष। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें, हेनरी मुर्रे की थ्योरी को पूरा याद रखें, आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है, इसको आप जो है लिख भी सकते हैं। 8वीं है संज्ञान, फिर विपरीत क्रिया, काउंटर एक्शन, दोष बचाव, सम्मान, प्रतिशत। आप पढ़ लेना इनको सारी को, ठीक है, लिख भी सकते हो जो इनकी टोटल कितनी आवश्यकताएं क्या है, कितनी आवश्यकताएं, 27 आवश्यकताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने जो हेनरी मुर्रे की जो थ्योरी पढ़ी है उसमें कहीं पे भी जैविकता या जो है अनुवंशिकता की बात पढ़ी नहीं पढ़ी ना? तो यही वो थ्योरी है जो अनुवंशिकता या जैविकता के आधार पर नहीं दी गई, जबकि तीनों ही थ्योरी, चाहे वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हो, चाहे वो नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी हो, और चाहे वो क्या अभी वो विलियम मैकडूगल की मनोप्रवृत्ति वो इंस्टिंक्ट थ्योरी हो या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, तीनों थ्योरी जैविकता या अनुवंशिकता के आधार पर हैं। लेकिन जो चौथी थ्योरी है जो अभी पढ़ी अपन ने, जो हेनरी मुर्रे की, वो किस पे आधारित है? तो वो जो है अपनी किस पे आधारित है? तो वो अपनी आधारित है किस पे? तो वो आधारित है अपनी किस पे? तो देखिए दोस्तों, तो अब आप आंसर आपको आसानी ढूंढ लोगे। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क हल ने दी है, जो जैविकता और अनुवंशिकता पर आधारित है, क्योंकि ड्राइव पैदा ही होती है जैविकता से। ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ये भी जैविकता से पैदा होती है। ठीक है, प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता, यही मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी, मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी, ये वही थ्योरी है हेनरी मुर्रे की, 27 तो अभी पढ़ के आया अपन। ठीक है, तो घबरा नहीं है, मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी का इसका दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है 27 जो है इन्होंने दी थी, और यही जो सिद्धांत है वो किस पर, जैविकता और अनुवंशिकता पर आधारित है नहीं है। इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दी? विलियम मैकडूगल ने। किसने दी? विलियम मैकडूगल ने दी, और ये तो जो है अनुवंशिकता और जैविकता पर आधारित है ही। तो तीसरा इसका ऑप्शन ठीक है, जो मुर्रे के द्वारा दी गई है। तो मैंने तो आपको चारों जो है क्लियर करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है? देखिए दोस्तों, जो विकेरियस लर्निंग है, लेटेंट लर्निंग है, जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, ये सब कॉग्निटिव लर्निंग है। क्या है? सब कॉग्निटिव लर्निंग है, यानी जो कॉग्निटिव मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, जो व्यवहार मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। इसलिए तो हम क्या कहते हैं, इसलिए तो हम जो IP पावलोव है, इवानोविच पेस्टोविच पावलोव है, उसको व्यवहारवादी कहते हैं। तो ये तीन तो हैं, विकेरियस लर्निंग या ऑब्जर्वेशन लर्निंग एक ही होती है लगभग। ठीक है, विकेरियस लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये दोनों ही टर्म किसने दिए? अल्बर्ट बांडूरा ने। ठीक है, और लेटेंट लर्निंग ये जो है किसने बात की? तो इसकी अगर बात करेंगे तो सान लर्निंग थ्योरी है जो टॉलमैन की है, उसमें लेटेंट लर्निंग देखने को मिलती है। तो ये तीन ऑप्शन जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग के उदाहरण है। तो जब अपन अधिगम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि जो कॉग्निटिज्म है, जो संज्ञानवाद है, उसके अंतर्गत आती है जो पहली जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग, उसी के अंतर्गत विकेरियस लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, विकेरियस लर्निंग एक ही बात है। और जो लेटेंट लर्निंग है वो भी इसका के अंतर्गत कॉग्निटिविज्म या संज्ञानवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, या जो है कह सकते हैं अपन स्किनर की सिद्धांत है, ठीक है, और जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये सब व्यवहारवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? तो ये व्यवहारवादी है, ना कि संज्ञानवादी। ठीक है दोस्तों, ये पूछा था क्वेश्चन में। अगला, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, हम इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि बच्चा जानने के लिए तैयार रहे, बच्चा जानने का इच्छुक हो जाए कि हाँ। तो हम यही तो करते हैं कि बच्चे को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? तैयार करते हैं, उसको वार्म अप कराते हैं एक तरीके से, उसको उसके बारे में जो रुचिपूर्ण बातें करते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, ताकि बच्चा जानने के लिए तैयार हो जाए। उसे कहते हैं इंग्लिश में विलिंग टू नो, जानने की इच्छा रख ले बच्चा। ठीक है, ये चीज़ समझ में बात करें तो आगे चलो। विच ऑफ
निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविज्म कक्षा के संबंध में सत्य है? कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। बिल्कुल सही है, रचनावाद यही तो कहता है कि बच्चा को भयमुक्त वातावरण, ठीक है, भयमुक्त, भावनात्मक, ठीक है, और भौतिकता, हर तरीके से बच्चे के अंदर भय नहीं होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में संरचना को अभाव होता है। द लर्निंग प्रोसेस लैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, रचनावादी जो है रचनावादी कक्षा में छात्र के बीच बातचीत की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत है। होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि एक तरीके से सहयोगात्मक लर्निंग बहुत अधिगम बहुत जरूरी है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, माने ये रचनावाद के बारे में सही नहीं है। रचनावाद ये नहीं होता है। निर्देश की विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णतः शिक्षाप्रद है। तो द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्योरली डाइडैक्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, ये जो है जरूरी नहीं है। तो ये जो सबसे जो एक तरीके से सत्य है वो है पहला बौद्ध। ये तीनों ही तरीके से क्या है, तीनों ही तरीके से ये ठीक है, माने ये एक सबसे ब्रॉड ऑप्शन है। इसमें ये चौथा ऑप्शन भी समा गया और एक तरीके से तीसरा ऑप्शन भी कम आ गया, सॉरी तीसरा नहीं, द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्योरली डायरेक्ट, ये तो गलती है, ठीक है। तो ये जो कुल मिलाकर पहला सही है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को लेकर चल रही है। 16, किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? सबसे मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो है मेमोरी क्या होती है, और मेमोरी को हमें जो है बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मेमोरी को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, आपको दिखाई दे रहा होगा ह्यूमन मेमोरी या मानव स्मृति। देखो, मानव स्मृति को जो तीन जो है मुख्य स्मृतियों में बांटा गया है। सेंसरी मेमोरी, इसे कहते हैं संवेदी स्मृति। दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसे कहते हैं अल्पकालिक स्मृति। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऐसे कहते हैं दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति को दो में बांटा गया है। एक्सप्लिसिट मेमोरी, इसे कहते हैं कॉन्शियस मेमोरी, ठीक है, घोषणात्मक सुनिश्चित या स्पष्ट स्मृति। और दूसरा जो टाइप है वो है इम्प्लिसिट मेमोरी, ऐसे कहते हैं हम सबकॉन्शियस मेमोरी, ठीक है, या अनकॉन्शियस मेमोरी, ठीक है। और इस अनकॉन्शियस मेमोरी से निकली है प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है, क्या कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। देखिए, प्रोसीजरल मेमोरी उसे कहते हैं जिसमें हमें कोई स्किल या कोई मोटर मूवमेंट करना पड़ता है। कैसे? जैसे मान के चलो हम जैसे मान के चलो हम पैडल साइकिल चलाते हैं, तो क्या होता है कि फिर जब हम पैडल मतलब बिना देखे या बिना ध्यान में रखे हुए कि हमें साइकिल चलाना है, अपने आप साइकिल चलाते रहते, तो पैर अपने आप चलते रहते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं उन्होंने मेमोरी बना ली है, ठीक है, कि कैसे साइकिल लगातार चलाना है, वो लगातार चलाती रहती हैं साइकिल को, है, और अपन बात करते रहते हैं, उधर उधर देखते रहते हैं साइकिल पर बैठे बैठे, है ना। तो उसे कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी का अर्थ होता है कि तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी का टाइप है, जिसे मेमोरी को हम बता ना सकें, जिसे हम अपने शब्दों के द्वारा वर्णित ना कर सकें। जैसे आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाना आप शब्दों लिख तो सकते हो, लेकिन एकदम सब चीज़ नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये इस काम में स्किल की जरूरत पड़ेगी आपको। जब खाना बनाना केवल किताब से नहीं सीख जाओगे, इसमें आपको मांसपेशियां यानी स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार की मेमोरी क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं। जबकि इस एक्सप्लिसिट मेमोरी की दो टाइप, डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी को कौन सा होता है, डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। और डिक्लेरेटिव मेमोरी के होते हैं दो टाइप, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। चूंकि हम प्रोसीजरल मेमोरी पढ़ लेते हैं कि प्रोसीजरल मेमोरी क्या होते हैं, क्यों पढ़ लेते हैं कि उसी संबंधित क्वेश्चन है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी मांसपेशियां जहाँ पर यूज हो रही हो वहाँ आप आंसर लगा देना क्या, प्रोसीजरल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां या कोई स्किल यूज होता है। स्किल जब भी यूज हो रहा होगा वहाँ आपके हाथ पर कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, यानी कि आपकी मांसपेशियां वहाँ लग रही होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कई बार होता है गियर और ब्रेक, हम फोन पे बात कर रहे होते तब भी जैसे कोई आता है ब्रेक लगा देता है पैर, तो क्योंकि पैर की मेमोरी बनी हुई है, समझ बात कि नहीं, और सीधा वो काम कर देता है। उसी प्रकार से कई काम होते हैं जो है बिना देखे करते रहते हैं, मांसपेशियां अपने आप काम करती रहते हैं, उसे कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है कि नहीं। और एक तरीके से इम्प्लिसिट मेमोरी का भाग है, यानी कि इन चीज़ों को हम कहने स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, प्रोसीजर होते हैं। देखो, इम्प्लिसिट मेमोरी या प्रोसीजरल मेमोरी एक ही बात होती है, ये समझ लो। और ये होती क्या, देखो पढ़ने का प्रयास करना, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। प्रक्रिया मूलक या प्रोसीजरल स्मृतियाँ उन स्मृतियों से संबंधित है जिनमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ कौशल माने स्किल की आवश्यकता होती है, जैसे साइकिल चलाना, देखो यही तो ऑप्शन में था, बास्केटबॉल खेलना, चाय बनाना इत्यादि, ठीक है। इसे सहजता से वर्णित नहीं, मतलब वर्णित में वर्ण या शब्दों के द्वारा, यानी कि हम इसको वर्णित नहीं कर सकते, उसको बखान नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति की चेतन
अभिज्ञा से बाहर होती है, जिनके प्रति व्यक्ति अनभिज्ञ होता है तथा जो स्वचालित या ऑटोमेटिक रूप से चलती रिट्रीव होती रहती हैं। तो अपने आप जी का तो रिट्रीव होती है, मेमोरी दोबारा से मस्तिष्क में आती रहती हैं और वो लगातार काम करती रहती हैं। आई होप दोस्तों आपको जो है समझ में आया हो कि मेमोरी क्या होती है। ये मेमोरी के संबंध में अपन ने बात की है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? पर इसका ऑप्शन हो गया क्या? प्रोसीजरल मेमोरी। क्या हो गया ऑप्शन? प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया प्रोसीजरल मेमोरी। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है? तो डिक्लेरेटिव मेमोरी का मतलब है कि ऐसी मेमोरी जिसे शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। अब एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? एपिसोडिक मेमोरी होती है कोई घटना परक स्मृति, यानी कि आपको कोई घटना है उसकी जो स्मृति होती है आपके अंदर विद तुम्हें टाइम एंड डेट की तक पता होगी आपको, उसे कहते हैं हम क्या? एपिसोडिक मेमोरी। ऐसे कहते हैं हम क्या? प्रासंगिक स्मृति। ठीक है। अब है आइकॉनिक मेमोरी, तब आपके मन मस्तिष्क में कोई आइकन रह जाता है, कोई प्रतिमा रह जाती है, उसे हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। कि कहीं आइकन के रूप में हम याद रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे मान के चलो मेरा लोगो है चैनल का, या मैंने मान के चलो किसी भी चैनल का लोगो होता है, तो वो क्या होता है? अपन को कई बार उसका आइकन ध्यान रह जाता है, मतलब उसका जो एक चित्र के रूप में याद रह जाता है, तो उसे हम आइकॉनिक मेमोरी। हालांकि आइकॉनिक मेमोरी कोई होती नहीं है सामान्यतः। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज गिवन इम्पोर्टेंट इन द अप्रोच टू पर्सनालिटी। ध्यान रखना, जब हम स्वयं का विकास करते हैं, सेल्फ का इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो पर्सनालिटी में जो मानवतावाद है वो इस बात की बात करता है भैया कि कोई भी व्यक्ति अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य करता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करता है? लगातार मोटिवेटेड रहता है। यही क्या मानवतावाद है? मानवतावाद क्या कहता है? मानवतावाद कहता है कि मानव मानव है, मानव को जानवर की तरह ट्रीट मत करो, और लगातार मानव की क्षमताओं को लगातार विकसित और अभिवृद्धि की जाए इसकी क्षमताओं में। ठीक है, इसे ही मानवतावाद कहते हैं। तो मानव की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए और मानव की क्षमताओं को लगातार डेवलप और जो है अभिवृद्धि की जाए इनमें। ठीक है, तो ये होता है मानवतावाद। 18 देखो, एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए अच्छा जो है सीखता है? देखो, सबसे पहले इंग्लिश तो बहुत कठिन लिखी है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था, यानी कि वो छी रहा है चीज़ों को। तो देखो, ये है अधिगम स्टाइल, यानी कि लर्निंग स्टाइल से संबंधित है। ये लर्निंग शैली या अधिगम शैली से संबंधित है। कि अब शैली का मतलब क्या है? कि देखो, कोई सुनकर ज़्यादा सीखता है, कोई देखकर सीखता है, कोई टच करके सीखता है। ये बात समझ में मेरी बात की नहीं? और जो है कोई मतलब एक तरीके से अमूर्त रूप से ज़्यादा सीखता है। तो आज तक लाखों थ्योरियाँ आई हैं। ठीक है, उसमें एक बार्क मॉडल आता है नील फ्लेमिंग का। किनका? नील फ्लेमिंग का बार्क मॉडल। बार्क वी मन क्या होता है? विजुअल, ऑडिटरी। ठीक है कि नहीं? इसे आर से रीडिंग और जो है टी से जो है टैक्टाइल माने छूकर। तो अब ये बताओ कि यदि व्यक्ति कोई चीज़ छू कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो कोई विषय वस्तु छू तो रहा है, फिजिकल माने भौतिक चीज़, तो इसका अर्थ क्या? उसके अंदर कौन सी है? गति संवेदी काइनेस्टिक है, क्योंकि उसमें मांसपेशियाँ यूज होंगी। तो काइनेस्टिक जो स्टाइल होती है उसमें मांसपेशियाँ यूज होती हैं। जो देख कर सीखता है बच्चे वो दृश्य होती हैं, और रीड और राइट करके देखता है उसे रीड राइटिंग कह सकते हैं। ऑरल माने सुनना, ये वो ओरल नहीं है, ORL। यदि ORL होता है तो वो होता है क्या? बोल कर। ठीक है, और जो AURL होता है वो होता है श्रव्य। तो इसका आंसर क्या बना? गति संवेदी काइनेस्टिक, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मांसपेशियाँ जहाँ यूज होती है वहाँ पर काइनेस्टिक स्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था पिछले बार्क मॉडल किसने दिया है? वर्ग 1 में पूछा गया था, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वो नील फ्लेमिंग ने। ठीक है, जो लर्निंग स्टाइल या अधिगम जो है शैली से संबंधित हैं। अधिगम को एक जीव के डैश में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया। देखो, अधिगम को एक जीव के अंदर कैसा बिहेवियर में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, परिभाषा ये होती है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में देखो, अभ्यास अनुभव क्या है? अभ्यास अनुभव, और जो है अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं। तो अधिगम की परिभाषा है लोलाद, इसे व्यवहार। तो अधिगम को एक जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला, बांडुरा द्वारा किए गए फियरलेस पीयर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी? तो वो एक निडर बच्चा था, उसने एक मॉडल की भूमिका निभाई थी। देखो, इसमें क्या किया था उन्होंने कि एक बच्चे को मान के चलो डॉग से डर लगता, कुत्ते से डर लगता था। किससे लगता है? डॉग से डर लगता था। अब बांडुरा ने क्या किया कि जिस बच्चे को कुत्ते से डर लगता था, उस बच्चे के एक साथी था। ठीक है, उस साथी को उस कुत्ते के साथ खेलने के लिए पहुंचाया, उसके साथ उसको डॉग को खिलाया, और जो बच्चा डरता था उसको देखने के अवसर दिया। तो जब उसने क्या देखा कि मेरा दोस्त तो खेल रहा है,
तो बच्चे ने जैसे ही ऑब्जर्वेशन किया, जैसे ही जो है पर्यवेक्षण किया, तो बच्चा भी क्या हो गया, मोटिवेटेड हो गया और बच्चा भी क्या करने लगा, जो है खेलने लगा। तो यहाँ पर ये क्या कि मॉडल के रूप में किसने किया था, तो बच्चे ने किसको देखा था कि कुत्ता काट नहीं रहा, कुत्ता के साथ खेल सकते हैं, तो बच्चे ने देखा था, उसकी वो एक साथी था, उसको खेलते हुए देखा, तो उसको ही तो मॉडलिंग की थी, उसको ही तो देखा था उसने। मॉडलिंग माने होता है किसी का पर्यवेक्षण या ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि कह सकते हैं उसको एक तरीके और देखना उसको, ठीक है, ऑब्जर्व करना है ना, तो वो होता है। तो उसने किसको देखा, तो उसके निडर बच्चे ने मॉडल की भूमिका निभाई थी, यानी कि उस बच्चे के लिए वो मॉडल का कार्य कर रहा था जिसने उसको देखा था, ठीक है क्या नहीं। तो इसमें क्या हुआ था, दो दोस्त था, रिंकू और मिंकू, ठीक है। रिंकू को डर लगता था कुत्ते से, तो क्या हुआ कि उसने क्या किया बांडूरा ने कि मिंकू को तो नहीं लगता था, तो मिंकू को उस कुत्ते के साथ खिलाया। तो जैसे ही रिंकू ने देखा कि मिंकू तो बड़े आसानी से खेल रहा है, तो मिंकू भी मोटिवेटेड हो गया और मिंकू भी उसके साथ खेलने लगा, ठीक है कि नहीं। यही रीजन होता है, कई बार देखते हो ना तुम कि फिल्मों में देखते रहते हैं लड़के, तो जो है कि लड़का खत्म हो गया है किसी लड़की के पीछे, तो कई लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म में देखे तो क्या है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का वो उदाहरण है। या कई लोग गोलीबारी कर देते हैं, फिल्मों की स्टाइल आ जाता है उनके अंदर, तो वो क्या है कि लगातार फिल्म देख रहे हैं, उस स्टिक टू ऑब्जर्वेशन लर्निंग कर रहे हैं और लगातार उसका उस पर प्रभाव पड़ जाता है। तो उसमें जो है, तो इसमें ये पूछा गया था बांडुरा द्वारा प्रयोग में जो फियरलेस पियर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका, यानी कि जो बच्चे ने किसका ऑब्जर्वेशन किया था, उसने अपने किसका किया था, एक निडर जो बच्चा था वो था मॉडल, ठीक है। और जो डरपोक था उसने किया या डरपोक था, सॉरी, जो डरपोक था उसका उसने किया था ऑब्जर्वेशन किसका, जो 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 डरपोक नहीं था, यानी फियरलेस था। तो मॉडल था, मॉडल कौन बनाता था, तो मॉडल बना था लड़का, यानी कि उसने उसके लिए मॉडल का कार्य किया था। मॉडल क्या होता है, तो देखो जिसका हम व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसके व्यवहार को हम देखते हैं उसे, वो हमारे लिए मॉडल कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। 21, तो ठीक है, तो ये किसने किया था, तो ये किया था द फियरलेस चाइल्ड, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी बात, प्रयास यही था। स्टडी ऑफ मीनिंग इन द लैंग्वेज इज नॉन एज, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले इसमें बात है लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, लिंग्विस्टिक्स क्या होती है। मेरे प्यारे दोस्तों इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोबारा से, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोबारा से। देखिए जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, और लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, देखो तो भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम लिंग्विस्टिक्स या भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान के 3 प्रमुख रूप से क्या होते हैं, जो है एक तरीके से कह सकते हैं प्रकार होते हैं। एक तो साउंड के स्तर पर हम भाषा का अध्ययन करते हैं, एक संरचना के स्तर पर करते हैं, एक अर्थ के आधार पर करते हैं, ठीक है। साउंड में भी दो क्षेत्र होते हैं, आपको देखिए फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, ठीक है। अब जो साउंड है, साउंड की सबसे छोटी इकाई कहलाती वो कहलाती फोनेम, ठीक है। और जबकि जो वर्ड या शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती वो कहलाती मोर्फीम, और जबकि जो लिखने की सबसे छोटी इकाई कहलाती वो कहलाती है ग्राफीम या लेखम। मैंने उस दिन गलत बता दिया था इसमें हिंदी, तो ये मॉर्फीम का अर्थ है, तो मॉर्फीम होती है वो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, या जी सबसे जो है समझ में आ रही बात करें, जो एक तरीके से सबसे अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। और जो लेखन के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम ग्राफीम या लेखम कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी भाषा के सेंटेंस या वाक्य की संरचना का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं सिंटैक्स। और जिस भी हम विज्ञान में जब शब्द का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, क्या कहते हैं उसे, मॉर्फोलॉजी। और साउंड का अध्ययन करते हैं तो फोनोलॉजी, ठीक है। और साउंड के अंदर जो साउंड कहाँ से निकलते हैं इसका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं फोनेटिक्स। अब इसी प्रकार मीनिंग के आधार पर दूसरी सेमेंटिक्स माना होता है अर्थ विज्ञान। तो वो क्या कहता है, जब अर्थ का अध्ययन करते हैं भाषा में कि अर्थ किस प्रकार बनती है तो उसे हम सेमेंटिक्स कहते हैं। और जब हम व्यावहारिक जीवन में भाषा को कैसे यूज करेंगे उसे हम कहते हैं प्रैग्मैटिक्स। कैसे, जैसे मान के चलो कि आपको ये बोलना है कि इधर आ जाओ, तो जब पापा आएंगे तो क्या बोलोगे आप, सभ्यता से बोलोगे ना कि पापा आप इधर आ जाओ। और जबकि यदि कोई दोस्त आ जाए इधर आ जा, देखो आपने बात एक ही की है, लेकिन जो लहजा है, जो व्यवहारिकता है वो अलग अलग है। जैसे एक बच्चा कहता है कि मेरी जो है मेरी साइकिल, या जो है मेरी साइकिल थक गई, तो ये बताइए गलत शब्द यूज कर रहे, थक गई, साइकिल थकती नहीं है, समझ में आ रही बात करनी। तो उसने क्या किया, जो थकना वर्ड है वो प्रैग्मैटिक्स तरीके से गलत यूज किया है। अब अगर वो मेरी साइकिल थक नहीं, मेरी साइकिल खराब हो गई है ना, तो ये चीज़ क्या है, प्रैग्मैटिक्स माना होता है किस शब्द या किस भाषा का व्यवहारिक जीवन में कहाँ उपयोग सही होगा, तो वो क्या कहलाता है, प्रैग्मैटिक्स कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी क्या चीज़ क्या होती है। तो हम मैं एक ही चीज़ दोबारा देता हूँ इसके साथ, देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो शब्द या वर्ड कैसे बनते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, यानी कि शब्दों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक्स
कहते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी भाषा की जो सेंटेंस की संरचना का अध्ययन सिंटैक्स कहलाता है। और किसी भी भाषा के अर्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेमेंटिक्स कहते हैं। और सिंटैक्स वो क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स। तो किसी भी भाषा की व्यावहारिक प्रयोग के अध्ययन को कि कहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग होगी भाषा, उसे हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको जीन पियाजे की। पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज। क्या थी पहली अवस्था? सेंसरी मोटर स्टेज, इसे कहते हैं संवेदीगामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसे कहते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो जिसकी वो जो उम्र थी वो इसकी थी 11+। और जब तीसरी थी कॉन्क्रीट, ये अच्छे से कर लेते हैं। तीसरी थी कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट या मूल संक्रियात्मक अवस्था इसकी थी 7 से 11। और जबकि जो फॉर्मल या जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी वो थी 11 से प्लस 14 या 11+। ठीक है कि नहीं? तो आपकी चारों आई होप जो है समझ में आ गई होगी चारों अवस्थाएं क्या 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 कह रही हैं। और 6 अवस्थाएं बताई थी मैंने पहले की। तो संवेदी पेरिसी अवस्था, उसकी 6 वो अवस्थाएं होती हैं। पहले का नाम है रिफ्लेक्स स्कीम, यानी किसे कहते हैं जो है रिफ्लेक्स स्कीम का मतलब है कि रिफ्लेक्स अनुक्रियाएं। ठीक है। दूसरी थी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, माना प्रतिवर्ती अनुक्रियाएं। तो ठीक है। तीसरी थी अपनी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। और तीसरी थी कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। और 5वीं थी टर्सरी रिएक्शन। और 6वीं थी मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं, चलो रहने दो। ठीक है, इसको जो है आप कर ही लेंगे, इससे तो बहुत सरल है। 4 limbs ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड इन केस ऑफ, यदि किसी भी केस में किसी की जो है 4 जो पाँव हैं वो हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम क्वाड्रीप्लेजिया। तो क्वाड्र माने क्या होता है? 4। ठीक है। प्लेगिया माना कोई बीमारी, समझ में बात करें, या जो भी संबंध है। ठीक है। तो यह क्वाड्री में 4 दिख गया, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है। 4 अंग प्रभावित, शरीर के जब 4 अंग प्रभावित होते हैं तो हम क्या कहते हैं? क्वाड्रीप्लेगिया कहते हैं। ठीक। क्वाड्री में 4, ये नॉर्मल क्वेश्चन, जिस शब्द की समझ पूछिए यहाँ से, जी समझ लो तुम। किसी के व्यक्तित्व के विकास से डैश में सहायता मिलती है। तो सीधी सीधी बात है, किसी भी व्यक्तित्व के जैसे एक व्यक्तित्व के विकास से जो सामाजिक स्थितियों से निपटने में क्या मिलती है? यदि अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, अच्छे नागरिक होंगे, तो सामाजिक जो एक तरीके से स्थिति है उनसे निपटने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। अगला, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन आधारित है। विजय कह रहा है कि जो एस और आर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यदि उसको हम बार बार बनाए तो क्या होगा? तो ये बताओ कि जब एस और जैसे कैसे, तो उद्दीपक, जैसे मान के चलो, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान के चलो एक बच्चे को बिजली से डर लगता है। ठीक है। आप एकदम बिजली की अपाय निकालते हो, मतलब साउंड करवाते हो, तो एकदम डर जाता है। अब जब अपन बार बार कराएंगे तो बच्चे को आदत पड़ जाएगी उस चीज़ की, वो कहेंगे वो तो होता ही है ऐसा, है ना, यहाँ पे ऐसा होता ही है। तो जब हम एस और आर के बीच बार बार बॉन्डिंग दोहराते हैं तो क्या हो जाता है? वो जो आदतें बन जाती है। वो क्या हो जाती है? आदतें बन जाती। बॉन्डिंग जब ज़्यादा बार हो जाती है तो क्या हो जाती है? वो आदतें बन जाती। देखिए दोस्तों, आपको यहीं पर दिखाई दे रहा होगा कि जो जैसे मान के चलो स्टिमुलस है, ठीक है, और रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस में एक बार संबंध बन गया तो और धीरे कंडीशनिंग हो गई। अब बार बार जब इस संबंध को आप दोहराओगे, जब इस चीज़ को दोहराओगे, तो जो कंडीशनिंग है वो क्या बदल जाएगी? हैबिट या आदत के रूप में बदल जाएगी। तो आदत क्या होती है? तो किसी भी चीज़ का जो ओवरलैंड बिहेवियर है, जो ज़्यादा जो अध्ययन किया गया व्यवहार है, उसे हम क्या कहते हैं? हैबिट कह देते हैं। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो संबंध बना है, उसको बार बार दोहराते हैं तो उस दोहराव से क्या होता है? वो आदत बने जाती है। जैसे मान के चलो आपने क्या किया, आपने गुटखा खाना सीखा। ठीक है। आपने एक बार खाया, 2 बार खाया, अब वो अनुबंधन हो गया। अब जब बार बार आप इसको रिपीटेशन करते रहेंगे बहुत, जब पर आपको क्या बन जाएगी? आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। ठीक है। तो ये वो क्या कह रहे हैं, तो बार बार करेंगे तो हैबिट का निर्माण होता है। ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है। ये जो है नॉर्मल सी बात बताई उन्होंने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक चिंतन का उदाहरण? सीधी सी बात है। तो रचनात्मकता का उदाहरण होता है, एक तो आप बच्चा पूछताछ करे, क्या करे? इंक्वायरी करे, क्वेश्चनिंग करे, है ना। तो ये इसका किसका रचनात्मकता? इस रचनात्मकता का उदाहरण है। ठीक है कि नहीं? उसके अलावा क्या है? बच्चा क्या करे? एक्सप्लोरेशन करे। ठीक है। बच्चा क्या करे? जो है क्या करे? वो एक तरीके से थिंकिंग करे, डाइवर्स थिंकिंग करे, है ना। तो ये सब चीज़ें रचनात्मकता के उदाहरण होते हैं। ठीक है। तो अब चलते अपन आगे, नॉर्मल है ये।
भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु? सीधी सी बात है, सांकेतिक या सिम्बोलिक है, क्योंकि भाषा में क्या होते हैं, सिंबल ही तो होते हैं। आ को ऐसे दर्शाएंगे, ए को ऐसे दर्शाएंगे, बी को वैसे दर्शाएंगे, है ना। तो क्या है, ये सिंबल ही तो है, और लगातार यही सिंबलों से हम क्या करते हैं, लगातार भाषा का करते हैं। भाषा क्या है, सिम्बोलिक है। कैसी है, सिम्बोलिक है, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है? तो वो करता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या है, ये बात बताती है कि हमारा मस्तिष्क आस पास की सूचनाओं को किस प्रकार से प्रोसेस करता है या किस प्रकार से ग्रहण करता है और किस प्रकार से उसका अर्थ का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं हम क्या, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। यदि आपको इसको समझना है तो क्या करना पड़ेगा, यदि इसको समझना है तो देखिए मैं अभी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी क्लियर कि क्या कहना है। इसे ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं। देखो जैसे आपको ये चित्र दिख रहा है, तो ये देखो, ये मानते हैं कि ये जो मस्तिष्क से एक मानव का, वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है मस्तिष्क के अंदर, और बाहर से सूचनाएं मिलती, तो इनपुट मिल रहा है, आगत मान, इनपुट मान आगत मान सूचनाएं मिल रही हैं, और ये जो मस्तिष्क है उसको बोला उन्होंने क्या, ब्लैक बॉक्स। क्या बोला, ब्लैक। यहाँ पे लगातार प्रोसेस हो रही सूचनाओं की, और फिर उसके आधार पर वो उन सूचनाओं से अर्थ का निर्माण करता है, यानी कि आउटपुट मिले जाता है। यानी कि यहाँ पर जो तुलना की गई मानव मस्तिष्क की, वो तुलना किससे की गई है, वो की गई कंप्यूटर से। किससे की गई, कंप्यूटर से, ठीक है। तो अभी जो DTPRT हुआ था, तो उन्हें ये पूछा था कि बताइए निम्नलिखित में से किस उपागम में मानव मस्तिष्क की तुलना जो है कंप्यूटर से की गई, तो वो की गई किसमें, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी यानी सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में की गई। इसे ब्लैक बॉक्स थ्योरी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये कहता है कि जो मस्तिष्क है वो आस पास की सभी सूचनाओं को ग्रहण करता है, लेकिन प्रोसेस उन्हीं को करता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है क्या नहीं। तो उसे मस्तिष्क को ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो आप पूछ लेंगे अगली बार कि ब्लैक बॉक्स थ्योरी क्या है, बताओ साइकोलॉजी में, तो कुछ भी नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, यानी कि वो कहते हैं जिस प्रकार से कंप्यूटर में अपन इनपुट देते हैं लिख के कीबोर्ड पर, तो प्रोसेस करता है ना CPU, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क किसी भी सूचना का प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। ये है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो आई होप दोस्तों समझ में आई होगी क्या होती है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। और ऑप्शन अगला, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है। तो ये क्या है, व्यक्तित्व, क्लियर ही परिभाषा दिख रही है उसकी, ठीक है। अगला, द टर्म एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रेफर्स टू, देखो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है वो इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होती है, ठीक है। एटीट्यूड तो आप जानते हो एटीट्यूड क्या होता है, तो किसी भी हमारी विषय वस्तु के प्रति हमारी सकारात्मक और नकारात्मक जो रुझान होता है वो मनोवृत्ति कहलाती है। पर्सनालिटी की क्या होती है, पर्सनालिटी क्या होती है कि हमारी जो व्यवहार का एक निश्चित या अपेक्षा कहते हैं स्थायी जो पैटर्न होता है उसे पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या होती है पता ही है आपको, मोटिवेशन क्या होता है ये पता ही है आपको। आई होप दोस्तों आपको इसका विश्लेषण बहुत पसंद आया होगा और आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, धीरे धीरे मैं बोलना भी मतलब एक तरीके से, क्योंकि कोई सामने रहता नहीं है। अभी ऑफलाइन बैच पढ़ाया था मैंने, तो क्या होता है कि मतलब समझ में नहीं आया, मतलब मैं कभी कभी जग जाता हूँ, तो आप लोग जो है थोड़ी थोड़ी इंतज़ार करें, आपको बहुत बेहतर क्वालिटी मिलेगी। हाँ दूसरी बात यह कि मैं आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं रखूँगा, यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं जो अगला वीडियो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ पाठ बोध पर। किस पे, पाठ बोधन पर, रीडिंग कंप्रेंशन पर। क्या होता है कि कई लोग तो रीडिंग कंप्रेंशन नहीं कर पाते, उनकी भाषा में नंबर चले जाते हैं, बताओ वो उसी में से नहीं ढूंढ पाते क्वेश्चन और ना उसका उद्देश्य समझ पाते हैं। तो आज एक पूरा लेक्चर 1 घंटे का प्रयास किया जाएगा, या तो कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा और फिर कल से मैं पूरा हिंदी और पूरा इंग्लिश की जो रीडिंग कंप्रेंशन वो कराने का प्रयास करूँगा, किस प्रकार से हम चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। देखो दोस्तों आप लोगों को यदि वास्तव में क्वालिटेटिव कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप केवल देखते हैं वीडियो तो देखें ही, वो तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ में लाइक भी करें, और अगर आपको कोई चीज़ कमी लग रही, आपको कुछ लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ना। तो आप भी एक्टिव लर्नर बनिए, आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जेन्युइन है MP के बच्चे हैं, जो जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं, जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। मैं ये पूरी सीरीज़ ख़त्म करूंगा तभी छोड़ूंगा, पहले वर्ग 2 के पेपर कराऊंगा और साथ साथ में कंटेंट चलने दूंगा। जैसे ही वो आ जाएगा जो है नोटिफिकेशन, फिर मैं कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट कुछ कर दूँ। अभी भी चल रहा है लेकिन उस तरह तेज़ी से, कहता 10-10 5-5 वीडियो, ताकि आप पूरा कवर कर सकें। आपको कंटेंट में कहीं पर भी कभी नहीं मिलेगी। और जो भी ग्वालियर हैं वो कल से कहाँ आ सकते हैं, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8770176932, या थंबनेल पर भी लिखा रहता है मेरा नंबर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, सहयोग बनाए रखें, और जो लोग भी जो है उनको अच्छा लग रहा है वो आगे फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।